Srimanshi Sija, UGC NET qualified in commerce. Very warm welcome on my YouTube channel. So today we are going to discuss about assumptions of macroeconomics. इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं इस वीडियो का, जिसमें हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी देन आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देखिए, देन आपको अजम्पशन समझ आएगी। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अजम्पशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अजम्पशंस का मीनिंग क्या होता है पहले ये देखते हैं। अजम्पशंस क्या होता है कि जब भी हम किसी थ्योरी या किसी भी फैक्ट्स की बात करते हैं ना, तो कुछ हम बातें मान के चलते हैं कि ये चीजें होंगी, तभी ये चीज अप्लाई होगी। ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी की फर्स्ट अजम्पशन क्या है? शॉर्ट पीरियड। कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी हम जो भी थ्योरी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड में ही अप्लाई होगी। अब शॉर्ट पीरियड वो नहीं है जो हम कहते हैं बिल्कुल शॉर्ट पीरियड है। यहाँ शॉर्ट पीरियड का मतलब ये है, कहते हैं शॉर्ट पीरियड ही मान के ही चलेंगे हम, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में तो हम सारे मर जाएंगे। इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। इन लॉन्ग पीरियड वी ऑल आर डेड। वो कहते हैं लॉन्ग पीरियड की तो हम बात कर ही नहीं सकते, लंबे समय की किसने देखी है ना। हमें क्या पता आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। तो कहते हैं लॉन्ग रन में तो सभी हम मर जाएंगे। हम शॉर्ट पीरियड में ही कर सकते हैं जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी हमने प्लांट एंड मशीनरी न्यू लानी है, लेबरर्स को लाना है। ठीक है, लेकिन टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट वगैरह रहेगी सेम। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट एजम्पशन यही कहती है कि शॉर्ट पीरियड होगा हमारा। हमारी जो भी थ्योरीज अप्लाई होंगी ना, चाहे हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, चाहे हम नेशनल आउटपुट की बात कर रहे हैं, चाहे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, बट इन सब को भी हम एज अ शॉर्ट पीरियड लेके ही स्टडी करेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में तो हम रहेंगे ही नहीं। राइट, नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। Macroeconomics assume that perfect competition prevail in the economy. Under the condition of perfect competition, there is no external interference in the determination of a price. Price may increase or decrease according to change in demand and supply. अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जिसमें प्राइस जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, वो हम नहीं कर सकते। वो कैसे चेंज होंगे? डिमांड एंड सप्लाई को देख के। लाइक एक डायग्राम बना के दिखाते हैं डिमांड सप्लाई का। हमें पता है डिमांड कर वैसे होता है, राइट, एंड सप्लाई कर वैसे होता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो प्राइस हमारा सेट होगा ना, वही होगा हमारा प्राइस और वही क्वांटिटी। हम अपने आप से प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो मान के चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड असम्पशन कि परफेक्ट कंपटीशन होगा। आप प्राइस को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन ही चेंज कर पाएंगे। जितनी डिमांड हो रही है उस प्रोडक्ट की मार्केट में और जितनी सप्लाई है उस प्रोडक्ट की मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट हो जाएगा। ओके, थर्ड देखते हैं क्लोज इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी assume that a developed capitalist economy is a closed economy. A closed economy refers to an economy which is free from influence of foreign trade on income and employment levels. फर्स्टली देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है? वो इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर ही बहुत हैं। सोशलिस्ट जिसमें इंडस्ट्रीज पे, हर एक इन्वायरमेंट पे गवर्नमेंट का राइट है। ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है, कैपिटलिस्ट जो भी इकोनॉमी होंगी जिनमें प्राइवेट लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो क्लोज इकोनॉमी है। यहाँ क्लोज मीन्स मतलब हमारा फॉरेन के साथ कोई ट्रेड, इनकम या एम्प्लॉयमेंट किसी तरह से कोई रिलेशन नहीं है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि हमारी इकोनॉमी जो कंट्री है वो क्लोज है, हमने किसी के साथ भी फॉरेन ट्रेड या कोई भी व्यापार या कोई इनकम एम्प्लॉयमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ये सिर्फ अजम्पशंस है सारी की सारी। ओके, आगे फोर्थ पे आते हैं। मनी ऑल्सो एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट मनी इज नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू। Therefore, it is not necessary that people must spend all of its monetary income as soon as they get it. अच्छा, इसका क्या मतलब है? अच्छा, मनी तो हम सबको पता है, जो हम डेली यूज कर रहे हैं। किस किस लिए यूज करते हैं मनी को? पेमेंट के लिए। सिर्फ पेमेंट के लिए यूज करते हैं? हम सेविंग भी तो करते हैं। यही चीज इसमें कही गई है। कहते हैं मनी ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है ही है, हमने पेमेंट करनी है, लेनी है, तो हमारा मीडियम है मनी एक्सचेंज का, वो तो है ही है।
लेकिन हम स्टोर भी तो करते हैं। स्टोर मीन्स हम अपनी एफडीज बनवाते हैं, आरडीज बनवाते हैं, सेविंग बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी हो, चाहे घर में भी हो, तो हम उस मनी को सेव तो कर रहे हैं ना। तो यहाँ कह रहा है, कहता है मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी है, जिसको आप सेव करने के लिए भी यूज करते हो, मनी को सेव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि लोग सारे के सारे अपनी इनकम लगा ही देंगे, साथ साथ ही हम सेव भी करते हैं। दैट्स इट हियर। नेक्स्ट है नो टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब तो डिफरेंस होना, ठीक है। Macroeconomics assume that adjustment among economic variables take place without any time lag. For instance, the consumption expenditure of a month depend on income of that particular month. अच्छा, यहाँ बात कर रहा है क्योंकि हमने शॉर्ट पीरियड की बात की है, तो कहते हैं यहाँ कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, मतलब डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस कैसा? लाइक हमारी इनकम तो है दिसंबर की, ठीक है, हमारी इनकम दिसंबर की है, लेकिन उसको हम खर्च कर रहे हैं फरवरी में, मार्च में जाके, ऐसा नहीं होगा। कहते हैं अगर आपकी इनकम दिसंबर की, आप खर्चा भी इसी मंथ में कर दोगे साथ साथ। ओके, फॉर इंस्टेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अ मंथ डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। अगर इस महीने का कोई एक्सपेंडिचर है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो इस महीने की इनकम पे। इनकम आएगी तभी आप एक्सपेंडिचर कर पाओगे ना। इसीलिए कहते हैं कोई टाइम लैग, कोई टाइम का डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ। ऑल राइट, आइए नेक्स्ट करते हैं। 5 एजम्पशंस हमारी हो चुकी हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट पीरियड की, हमारा हम शॉर्ट पीरियड मान के चलते हैं क्योंकि लॉन्ग पीरियड में तो हम रहेंगे ही नहीं। सेकंड कहता है परफेक्ट कंपटीशन, कि जो भी हमारा प्राइस होगा वो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे। थर्ड, क्लोज इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं है, क्लोज है, जिसमें फॉरेन का कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं। देन मनी, एक सेविंग पर्पस के लिए भी मनी को आप यूज कर सकते हो। देन टाइम का बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, उस महीने का एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है? उस महीने की इनकम पे। ऑल राइट, आइए नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ assumption is under employment equilibrium. Macroeconomic economics also assume that equilibrium is also possible in underemployment. Equilibrium position is that position in which there is no tendency to change. It means aggregate demand is equal to aggregate supply. This equality is possible both under the condition of full employment, underemployment. अच्छा, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब पूरे लोग एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। वैसे तो हम बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, तभी एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल होगी? एग्रीगेट सप्लाई की। बट इसमें एज्यूम किया जाता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाएगी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बनी। और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो पोजीशन जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एग्रीगेट बिल्कुल इक्वल है, जहाँ आपको कोई भी चेंजेस करने की नीड है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट सेविंग डिपेंड ऑन इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी क्या अज्यूम करती है कि सेविंग किसके ऊपर डिपेंड है? इनकम पे। रियलिटी भी यही है कि आप कितना सेव करोगे किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपकी इनकम के ऊपर। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी, आपके इनकम में से पैसा कुछ ना कुछ बचेगा, तभी आप सेव कर पाओगे ऑफ कोर्स। एंड ऑन द अदर हैंड, इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है? आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में ज़्यादा है, देन आप इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करोगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है, फिर आप क्यों इन्वेस्टमेंट करोगे? राइट। देन आता है इंटरेस्ट क्या है? एक मॉनेटरी फिनोमिना है। Macroeconomics also assume that determination of interest depend upon monetary factors. Demand for money refers to liquidity preference. People prefer liquidity on account of transaction, precautionary and speculative motive. अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कहते हैं इंटरेस्ट ना मॉनेटरी फैक्टर है, एक मॉनेटरी फिनोमिना है। क्यों? अच्छा, इंटरेस्ट से पहले हम बात करते हैं डिमांड फॉर मनी की। मनी की डिमांड का मतलब क्या है? आप पैसा चाहते हो ना, आपके हाथ में लिक्विडिटी हो। डिमांड फॉर मनी का मतलब यही है कि आप लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, आप चाहते हो कि मेरे हाथ में कैश हो, है ना। अच्छा, अब जो कैश की नीड है, लिक्विडिटी है, कि आपको नीड क्यों है? ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी या स्पेकुलेटिव मोटिव के आगे आ सकता है। कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, उसके लिए आप रखते हो कैश पहले से ही। अच्छा, कुछ आपको ट्रांजेक्शन करनी हो, पेमेंट करनी हो, उसके लिए रखते हो। कुछ आपको अचानक हो कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, लगा लो कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, है ना,
तो आपके पास पैसा तो हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हमारे पास कई सारे मोटिव होते हैं लिक्विडिटी के लिए, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट। लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो एज्यूम देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे मार्केट में, इन्वायरमेंट में, हमारी इकोनॉमी में, तो उसको हम ऑप्टिमम बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। दैट इज अजम्पशन कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही कर रहे हैं रिसोर्सेज का, कहीं भी वेस्टेज हो ही नहीं रहा। ऑल राइट, नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। Another assumption is that as more and more unit of labor are employed, their productivity goes on diminishing. It means production is subject to operation of law of diminishing return. अब इसमें क्या कह रहा है, कहते हैं जैसे आप काम करने के लिए लेबर्स को एम्प्लॉयड करोगे, अपॉइंट करोगे, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयड लगाओगे ना, अपने लेबर्स को अपॉइंट करोगे, तो उनका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान ही मिलेगा, क्योंकि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उनके इनफॉर्मल रिलेशंस बन जाएंगे, वो बातें करने लग जाएंगे, मीन प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। कौन सा लॉ अप्लाई हो जाएगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ओके, नेक्स्ट इज लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी क्या असम्पशन करती है कि जो सिर्फ लेबर ही ऐसा फैक्टर है जो वेरिएबल है शॉर्ट रन में। वेरिएबल मतलब जिसको आप चेंज कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज व्हेन द नंबर ऑफ लेबरर्स आर इंक्रीज। तो कह रहे हैं सिर्फ लेबर ही ऐसा फैक्टर है प्रोडक्शन का जो वेरिएबल है, जिसको आप चेंज कर पाओ। तो इट मीन्स अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको सभी assumptions बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी assumption में, कंसेप्ट में कोई डाउट है, देन आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में आपका डाउट राइट कर सकते हैं, आपको जल्दी उसका रिप्लाई मिलेगा। एंड जब भी आप वीडियो देखिए, प्लीज़ जो भी आपका फीडबैक है वो दे के जाइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमें यहाँ से मोटिवेशन देता है, ताकि हम नई नई आपके लिए और वीडियोस बना सकें। तो अगर आपने अभी भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that new video notification will get to you soon. Okay, thank you so much. Stay tuned, guys.